गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ होंगे, आप सभी व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे और अपने सेंटर पर पहुँचने के प्रयास के साथ साथ यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्त। तो हम 1857 की क्रांति से आज़ादी तक की महाभारत की दूसरी क्लास लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। तो एक बार पुनः मैं निशांत आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर, इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ज़बरदस्त हैं। ठीक है, तो वही एक मात निवेदन कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए अगर अच्छी वीडियो लगे तो, और अगर नए हैं तो हमारा हौसला अफजाई करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए सर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन का या कह सकते हैं रिवीजन सेशन का पार्ट। हम लोग 1922 तक पढ़ चुके थे, असहयोग आंदोलन की समाप्ति तक। अब असहयोग आंदोलन समाप्त होगा तो जाहिर सी बात है 1922 में जब 1922 में जो गया में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसमें CR दास, कौन CR दास जो है, आपको पता है कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं और ये पहले प्रेसिडेंट होते हैं CR दास जो जेल से सीधे कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। ठीक है, और वही CR दास जो है 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। तो स्वराज पार्टी संबंधित जो प्रश्न है आ चुके हैं, BPSC ने पूछ रखे, उन पर चर्चा कर लेते हैं। क्या पूछा भैया? भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना जिन कारणों से की गई थी वह है, पहला क्या था कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। भाई हम कह रहे हैं कि जब 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो चौरा चौरी कांड हो गया 5 फरवरी 1922 को वापस ले लो उन्होंने, जो कि सही नहीं था, ऐसा स्वराज पार्टी के जो विचारधारा के लोग थे वो मानते थे। काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, तो ये कारण थे जिसकी वजह से स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। कहाँ पे की थी? मोतीलाल नेहरू। कहाँ पे की थी सर? ये किया था इन्होंने वर्तमान का प्रयागराज और तत्कालीन इलाहाबाद। ठीक है, स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र किसने दिया था? तो CR दास थे, 1922 में गया के अध्यक्ष थे, तो वहीं से सीधे स्वराज पार्टी का गठन किस असफलता के बाद हुआ था? तो भैया ये हुआ था असहयोग आंदोलन की असफलता। अब आप पूछेंगे साहब असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो पिछली वीडियो आप देखिएगा, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, 1 अगस्त 1920 से। ठीक है, 1 अगस्त 1920 शुरू हुआ था। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने वर्ष 1923 में पार्टी गठित की, उसका क्या नाम था? स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल था। C गोपालचारी में से दल में कौन नहीं था? तो C गोपालचारी जो है ये स्वराज पार्टी में नहीं थे, बल्कि कांग्रेस में ही थे। ठीक, उसके बाद मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर तथा राजेंद्र प्रसाद में से एक स्वराज पार्टी संबंधित नहीं थे, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद इससे स्वराज पार्टी संबंधित नहीं थे। देशबंधु नाम से जाना जाता देशबंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, देशबंधु के नाम से जाना जाता है इनको, बात क्लियर है। एक अब आप कमेंट करके बताएंगे कि दीनबंधु किसको कहा जाता है। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे कि दीनबंधु की, जैसे देशबंधु चित्तरंजन दास हो गया, दीनबंधु किसको कहते हैं? लिख लीजिए दीनबंधु। दीनबंधु, ये भी बता दूं, एक हिंट दे दूं कि कोई भारतीय नहीं था। ठीक है चलिए कमेंट करेंगे आप तो अच्छा लगेगा हमें भी। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, यह केवल वर्गों के लिए नहीं, इस प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा कौन किया था? CR दास ने किया था। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर किसका गठन किया था? तो ये किए थे जो है इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी। क्या? इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी गठन किया गया था जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़ दी थी। कांग्रेस में कई धड़ा हुआ करता था। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय किसने लिया था? तो मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने लिया था, जिसकी देन थी स्वराज पार्टी 1923 में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? तो वो थे विट्ठल भाई J पटेल। वे राष्ट्रीय नेता जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे, तो वो थे विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल जो है 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक है सर, ये इतनी कहानी थी यहाँ से बाद में चुनाव होता है
हम लोग आगे पढ़ें, कैबिनेट मिशन आएगा, चुनाव होगा, उसमें स्वराज पार्टी अपनी जो है सरकार भी अच्छे खासे मतों से बनाएगी। ठीक है, चलिए सर, साइमन कमीशन आता है। अब बीच में आप जो है वो जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होगी, गांधी जी जो है अध्यक्ष बनेंगे बेलगांव अधिवेशन के, फिर उसके बाद 1925 में सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनेंगी, प्रथम भारतीय महिला जो है। तो ऐसे घटनाक्रम चल रहा था। उसके बाद आता है कौन, साइमन कमीशन। ये आता है 1927 में, फरवरी 1927 में आता है। तब इसका मतलब सॉरी गठन होता है 28 में आ जाता है। ये कब आता है, जैसे भारत में जो है ये 1928 में आ जाता है कि साहब हम जो है साइमन कमीशन बन के आए हुए हैं। इसका उद्देश्य क्या था वो सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध जन आंदोलन हुआ क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, वो कमेटी थी एक, है ना। कब नियुक्त किया गया था, तो ये नियुक्त किया था 1927 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था, तो ये प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए कि भाई जो यहाँ चीज़ें चल रही हैं वो कितनी सही कितनी गलत है। लेकिन अब भारत के विषय में तो भारतीय इससे ज़्यादा ही जानेंगे, तो लोग इसी से प्रतिरोध कर रहे थे कि साहब इसमें भारतीय नहीं है। साइमन कमीशन का वह सदस्य जो उदारवादी दल का था, उसका नाम था सर जॉन साइमन। ठीक है, जिसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, वो थे लॉर्ड इरविन। बहुत निकृष्ट टाइप का आदमी था ये। जिसने कहा था कि भारतीयों को बाद में गांधी इरविन समझौता भी होगा आगे चल करके, अभी हम लोग करेंगे डिस्कस। कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। साइमन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसमें ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या है एक ही। ठीक है, और उसके बाद साइमन कमीशन के संबंध में सही क्या है, उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट क्रियान्वयन के पूछताछ के लिए की गई थी और उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। बात क्लियर है। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में क्या सही है, भाई साइमन कमीशन जो आया था प्रशासनिक सुधार को लेकर के आया था, तो इसने क्या सही नहीं है, क्या सही है ये पूछा है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रस्थापित करने की संस्तुति की। ठीक है, मतलब इसने ये इसके बाद ही जो है जब 1935 का आएगा तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी जाएगी। ठीक है, प्रांतों के साथ साथ। लाला लाजपत राय घायल हुए थे कब, साइमन कमीशन के विरोध करते हुए लाठीचार्ज में। नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू भारत में सामाजिक व्यवस्थाएं, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ये कब तैयार की गई थी भैया, तो ये उसी 1928 के आसपास। मुस्लिम लीग ने जिस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था, वो था 1929 दिल्ली मुस्लिम लीग अधिवेशन में। ठीक, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। यह लीग कब स्थापित, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। इसमें नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जो है ये चीज स्थापित हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। और क्या था, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी, तो पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दी गई थी। 1928 में लाहौर में लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था और साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। तो ए और आर दोनों सत्य हैं। ए सही व्याख्या है आर की। ठीक है, ए सही व्याख्या है आर की। नेहरू रिपोर्ट तैयार किसने की थी, तो M.L. नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जो है जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना उन्होंने की थी। किसके, मोतीलाल नेहरू का जो पत्र आया था उसके विरोध में। राजगोपालचारी और सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत, सर तेज बहादुर सप्रू, जयकर, जवाहरलाल नेहरू, श्री जगजीवन राम ने सर्वप्रथम भारत के लिए अपने औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। तो ये सर तेज बहादुर सप्रू और जवाहर ने, ठीक है, ये दोनों लोगों ने मांग की थी स्वराज की, औपनिवेशिक स्वराज। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा की गई थी। अल्पसंख्यकों हेतु
आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र संविधान में भारतीयों के लिए जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। ठीक है, उसके बाद जो है वर्ष 1928 में इंडियन इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की जो गठन था उसे सम्मत थे कौन कौन लोग? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों लोग सम्बद्ध थे। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्या पार्ट है? अगला है 1929। भाई जाहिर सी बात है जो साइमन कमीशन था वो आया, उसका विरोध भी हुआ। उसके बाद जो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, जहां पर यहीं पर 1929 में जो है पूर्ण स्वराज की मांग का लक्ष्य रखा जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रस्तावित किया है कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाएगा। तो वो हो जाएगा ऑप्शन जो जिसे मौलाना हसरत मोहानी सबसे पहली दफा जो है इन्होंने ही स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है 1921-22 में ही इन्होंने मांग कर दी थी। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव किसका था? वो था हसरत मोहानी का। किसका था? हसरत मोहानी का। और इसीलिए हसरत मोहानी को हमेशा याद भी किया जाता है। ठीक है, कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया था? 1929 में, पहली दफ़ा 1929 में हुआ था। उसके बाद जो है 1930 में, ठीक है, आगे चल करके स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित हुआ कब? 1929 में। बात क्लियर है? 1929 में जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। 1929 में पूरा कर लिया गया। ठीक, 1929 में पूरा हुआ। 1935 मतलब पूरा तो हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, उसके बाद कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया जाएगा। ये जो है जवाहरलाल नेहरू जिसने कहा था, भाई जवाहरलाल नेहरू ने ही रावी नदी के तट किनारे कहा था पूर्ण स्वराज का, जब आज 12 बजे जो है सब लोग सोएंगे तो हम लोग आज़ादी का जश्न मनाएंगे, ये तो कहा था ना इन्होंने। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र जो फहराया था वो किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। ठीक है, आगे चलिए। स्वतंत्रता का नवगृहीत तिरंगा पहली बार, देखिए है क्या कि तिरंगा 31 दिसंबर 1929 को आएगा। ठीक है, इसमें जैसे भीखाजी कामा है, उनका भी अहम योगदान रहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी, मतलब अध्यक्षता बहुत सारे लोग कर रहे थे, पहली दफा जो है जवाहरलाल नेहरू कब किए थे ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में किए थे। कब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था उसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, और अध्यक्षता किसने करी थी? वो किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। आपको पता पूर्ण स्वराज की पहली जो मांग है वो किया था हजरत मोहानी ने। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में सम्मिलित था। क्या सम्मिलित था भैया? भारत की विदेशी नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य, और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी। ठीक है, 1930-31 में होगी, 1930 में पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया। अध्यक्षता JL नेहरू। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। और कौन सा पार्ट बचा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके जस्ट बाद जो है अब सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा 1929 के बाद 1930 में चलते हैं। तो भैया अगर बात करें कि जो कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया, यह अधिकार दिया गया है लाहौर सत्र में। कब दिया गया? लाहौर सत्र में। ठीक,
अगर आप पूछे दांडी मार्च का प्रारंभ कब हुआ था भैया, 12 मार्च 1930 को हुई थी, और ये कब तक चली थी, 6 अप्रैल 1930। देखिए है क्या ना कि राइटिंग थोड़ी सी इतने स्पेस में बन नहीं पा रही, तो उसके लिए प्लीज़ डोंट माइंड मत करिएगा सर। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, तो वो था आपका कौन, आपका गुजरात था। ठीक है, सबसे अधिक लोग जो है यहीं के थे। फिर उसके बाद अगर जैसे इधर असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदोली कूच, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। तो ये मानी जाती है नमक सत्याग्रह में, क्योंकि नमक सत्याग्रह में महिलाओं को इन्होंने महिलाओं का आह्वान भी किया था। जिससे पहले तो घर से नहीं निकलती थी, कुछ लोग राजनीति में सक्रिय थी। ठीक है, तो इसके लिए भी जरूरी है। दांडी मार्च शुरू किया किसके लिए, नमक आंदोलन चल रहा था, इसके लिए ही राजीव शुक्ला जो है गांधी जी को बुलाए थे। जो दांडी मार्च है, दांडी मार्च से पहले जैसे आप एक याद रखें कि चंपारण, तो चंपारण में जो है बुलाया गया था। फिर उसके बाद जो है अहमदाबाद, खेड़ा, हर जगह, मतलब अंग्रेजों के प्रतिरोध में अगर सबसे अग्रणी भूमिका में कोई व्यक्ति था तो वो गांधी जी थे। तो नमक तोड़ने के लिए दांडी मार्च जो शुरू किया गया था, वो जो दांडी मार्च है नमक तोड़ने के लिए था। दांडी मार्च भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आवागमन था, गांधी इरविन समझौता सबसे पहले घटित घटना क्या थी। तो देखिए अब जाहिर सी बात है, साइमन कमीशन कब आ गया था, तो ये 1927 में आ गया, मतलब 28 में आ गया था। जो दांडी मार्च है ये 29 में शुरू हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 42 में शुरू हुआ था। कब, 42 में। और साइमन कमीशन कब हुआ था, ये 29 में हुआ था, सॉरी 28 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। तो आप देख लीजिए भाई 28 में साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन आया था। तो अब इसको आप साइमन कमीशन का आगमन जो है ये सबसे पहले करेंगे, उसके जस्ट बाद दांडी मार्च होगा, उसके जस्ट बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन होगा। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। महात्मा गांधी का उद्देश्य था गरीबों को नमक मुफ्त मिले थे। ये सही है, परंतु आर क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, ये किसने कहा था। जो शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई के इस विश्व युद्ध में मैं विश्व का साथ चाहता हूँ, गांधी जी ने ये बात कही थी। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में क्या सही है, यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। साबरमती आश्रम से ये प्रारंभ होकर के आगे चल करके अहमदाबाद जैसे यहाँ पे, तो इसका समापन दांडी में हुआ था। साबरमती आश्रम से गुरु समूची की यात्रा जो है 24 दिनों की थी। ठीक है, उसके बाद बात करें तो नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने के बाद जो है किसने, जैसे जो ये कौन नेतृत्व करता था, जो गिरफ्तार हो गए, तो नेता के रूप में उनका स्थान कौन लिया, तो वो लिए अब्बास तैयब जी ने जो है उनका स्थान लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ढावे को समय थे, क्या नाम था, एरावदा जेल। महात्मा गांधी जो है धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कर्ताओं के जो धावे के समय थे वो एरावदा जेल में, कहाँ पे थे, एरावदा जेल में थे। बात क्लियर है। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, और जब पहली बार गिरफ्तारी हुई, जब इन्होंने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया, तो पहले सत्याग्रही भी बने वो। ठीक है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहरा था, हुआ था वेब मिलर। कौन था, वेब मिलर था। ठीक, 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर, जो तंजौर तट है उस पर एक अभियान संगठित किया गया। उसका नाम था जो अभियान चला रहा था उसका नाम सी गोपालाचारी था। ठीक है, तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया गया सी राजगोपालाचारी द्वारा। उसके बाद जो है
एक और घटना घटती है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स लाल कुर्ती के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों का आह्वान किया। पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का उपनिवेशवाद के विरुद्ध क्या था भाई, ये संघर्ष था। तो इसमें अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ समझना है, तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा दोस्त, ठीक है। बाकी अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक तो कर ही लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक। ठीक है, जो लाल कुर्ती आंदोलन था ये बेहद ही उग्र टाइप का था, ठीक है। लाल कुर्ती जो आंदोलन था वो मतलब अच्छा उसको माना जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन संगठित किया गया था अंग्रेजों के विरुद्ध निकालने के लिए, और जो गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक। लाल कुर्ती आंदोलन प्रमुख नेता कौन थे, तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, और इनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि भाई वर्ष 1930 में, ठीक, वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध जो पेशावर कांड था वो किस नायक का था, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ये जो है इनका काम था, ठीक है। उसके बाद जियतरांग आंदोलन कहाँ से हुआ, तो भैया जियतरांग आंदोलन जो है, जैसे कुछ ऐसे नाम है जो आप पहले नहीं सुने होंगे, लेकिन अब परीक्षा में पूछ रखा है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा भाई साहब, बिना पढ़े तो कल्याण नहीं होना है ना। तो जियातरंग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो मणिपुर से हुआ था, ठीक है। यही अगर हम बात कर लें कि बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन कौन सा था, तो भैया चौकीदारी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, तो उसी में ये लोग भी लाभ ले लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यात्मक कार्य को, ठीक। और गांधी जी का ये तो असफल रहा। उसके बाद जो है प्रभावती देवी का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, कहाँ की थी, पटना की थी, कहाँ की थी, पटना में थी। जबकि देखिए अगर इनका वो करेंगे तो वो ससुराल में चली जाएंगे, ठीक। जैसे प्रभावती देवी, और जैसे अगर वहाँ पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह में इनका भी योगदान था, ठीक है। तो ससुराल उनकी वहाँ थी और ये यहाँ पे तो दोनों ही चीज़ आप क्या रखेंगे। गांधी में समझौता, देखिए जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो गांधी जी की सारी बातें मान लेता है, सारी मतलब अधिकतर मांगे, तब होता गांधी में समझौता। गांधी समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी जो है उसकी उपलब्धता कराने के लिए, क्योंकि जब भाई सब जो उत्तर प्रदेश उसका सबसे बड़ी जो संगठन है वही नहीं उपस्थित रहेगा, तो फिर उसके बाद जैसे मतलब ये है कि हमेशा जैसे हम हो आप हो, जैसे मान लीजिए हमारा है कोई, हमारी मित्र मंडली है, तो हम किसी से लड़ने जाएं और हमारे अपने लोग हमारे साथ ना हो तो क्या हम जीत पाएंगे? बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। तो वही यहाँ पे था कि भाई गांधी जी समझौता जो था उसी चीज़ हो गई। गांधी इरविन समझौता जो हुआ 5 मार्च 1931 को, ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता जो हुआ उसमें जैसे बहुत सारी चीज़ों पे कई ट्रक सीज किए गए, है ना। उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उसका भी एक वो था। तो 5 मार्च 1931 को जो समझौता हुआ था गांधी इरविन समझौता, उसमें यह था कि साहब आप जो है आपकी सारी अधिकतर मांगे हम मांग ले रहे हैं, जो नहीं मानने लायक उसके लिए माफ़ करिएगा, आप की मांग है हम मान लेंगे, आप चले जाइए गोलमेज सम्मेलन में। तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो है, गोलमेज बोले तो जैसे आप कहेंगे साहब गोलमेज क्या, गोलमेज बोले तो हर व्यक्ति जो है इक्वल प्लेस पे बैठा है, या देख रहे हैं, कोई नहीं कह सकता हम बड़ा हम छोटे हम जो है, जैसे अभी इसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान हो जाते वो एरिया तक हम खुश हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश हैं, और एक बात से रोज़ हमारे बम गिर रहा है। तो 5 मार्च 1931 समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता। वह आंदोलन जिसका हस्ताक्षर गांधी इरविन समझौते से किया गया तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जो उसी के जस्ट बाद गांधी समझौते के हस्ताक्षरित होने के बाद जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो निभाई तेज बहादुर सप्रू ने, जो गांधी समझौता करने के लिए, ठीक। फिर उसके बाद जो है गांधी
जो जैसे गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लालन में जैसे जो गांधी जी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार एलन कैम्पबेल जो है, इनसे कहा था कि गांधी जी बिना लाभ कोई काम नहीं करते। कैम्पबेल ने गांधी समझौता जो था उसमें भी गांधी जी लाभ देख लिए थे, तो लेकिन ऐसा नहीं था। गांधी जी जो है अपना अलग उनका व्यक्तित्व था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं जो कराची अधिवेशन था उस पर, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का जो सभापतित्व किसने किया था, तो वो किए थे वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्षता कह सकते हैं उसको। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन के लिए कि जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, मूल अधिकारों था आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प प्रारूपित था। ठीक है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उन पर जो बात हुई थी और जो आर्थिक कार्यक्रम है उन पर जो बात हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। अध्यक्षता जो कराची अधिवेशन की वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पटेल जी को जो सरदार की उपाधि है, सरदार की उपाधि जो है 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, कौन सा बारदोली सत्याग्रह, इस बारदोली सत्याग्रह में इनको जो है गांधी जी ने महिलाओं की तरफ से, गांधी जी महिलाओं की तरफ से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये उपाधि दी सरदार के लिए, तो उनका नाम वल्लभ भाई पटेल था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के से संबंधित घटनाओं का सही क्रम क्या है भाई। गांधी में समझौता जो हुआ था 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था। भगत सिंह को फांसी जो हुई थी उसके जस्ट बाद हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये भी 1931 में हुआ था। ठीक है, तो ये सारी घटना 1931 की है, लेकिन टू टेक वन स्किप वन स्टेप बाय स्टेप हुई थी जो उन पे जो है इसको आपको सेट करना था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की संबंधित घटनाओं का सही क्रम क्या। गांधी ने समझौता हुआ सबसे पहले, राजगुरु को फांसी दे दी गई, उसके जस्ट बाद राजगुरु फांसी दे दी गई थी 31 मार्च को। ठीक है, उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है 1931 में। बात क्लियर है। भारतीय स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम संबंधित घटनाओं का सही क्रम क्या। गांधी समझौता, भगत सिंह को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कराची अधिवेशन, पूना समझौता, ये हो गया। तो भाई जाहिर सी बात है वहां से आएंगे, पूना समझौता तो 1932 में होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। गोलमेज सम्मेलन, अब भाई गांधी में समझौता होगा तो जाएंगे गोलमेज सम्मेलन में, कौन कौन सा था। मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू में से वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। तो भाई मौलाना अब्दुल, ये तो जवाहरलाल नेहरू नहीं, महात्मा गांधी नहीं, अबुल कलाम आज़ाद नहीं, बचे मोहम्मद अली, तो मौलाना मोहम्मद अली जो है ये भाग लिए थे, ये लिए थे, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिए थे। ठीक है, यह गोलमेज सम्मेलन पहली के बारे में क्या सही है, वो 1930 में आयोजित हुआ था। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने थे। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। ठीक है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व जो है वो किसने किया था, तो वो किया था केटी पॉल ने। किसने, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें जो भारतीय ईसाई थे उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो कर रहे थे केटी पॉल। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो है महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, तीनों लोग पहुंचे थे। ठीक है, और गोलमेज सम्मेलन जैसे जो तीसरा हुआ था वो 1932 में हुआ था। तो 30, 31 और 32 क्लियर है, तो ये हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जैसे तीसरा 1932 में हुआ था। सही, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी। पुनः पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए हैं। ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, इसीलिए क्योंकि हो गई थी भारी बेइज्जती, वहाँ कोई बात ही नहीं सुनी जा रही थी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया, महात्मा गांधी ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो गांधी इरविन समझौता। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, ये जो है पहले, ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था ये बात बिल्कुल गलत है। 1931 में हुआ था, और
नेहरू ने प्रतिनिधित्व नहीं किया था, बल्कि जो प्रतिनिधित्व किया था वो गांधी जी ने किया था। तो ये तो ये वाला गलत है। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो वो ठहरे थे भैया किंग सैले हॉल में। यहाँ किंग सैले हॉल में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के जो प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे जो प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई से लंदन जिस पानी जहाज से गए थे उसका क्या नाम था? तो वो था भैया इसमें SS राजपुताना। क्या नाम था? SS राजपुताना। ठीक है। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ भारत लौटे थे। कहाँ से? लंदन से। ठीक है। और उसके बाद जो है जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे नहीं हो पाई बात अच्छे से, तो खाली हाथ तो वापस आना ही पड़ेगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिस प्रश्न पर असफल रहा हुआ क्या था? जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था 1932 में, जो 1916 में आया था, उसके बाद सारी चीज़ें जो दिख रही थी 1909 में आया था, तो उस पर अपनी बात उठाई थी, तो उसको मानने से मतलब स्वीकार नहीं किया गया, इनकार कर दिया गया। तब उसके बाद गांधी जी उठे और अपना चले आए। तो वो किस जहाज से गए थे? तो SS राजपुताना से। ठीक। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे वहाँ पे उन्हें भाग लिया था, उनका नाम था BR अम्बेडकर। ठीक है। जो उस वक्त कह सकते हैं कि हमारे वर्तमान में संविधान के पिता और तत्कालीन दलितों के मसीहा के रूप में उस समय जाने जाते थे। अब देखिए आता क्या सांप्रदायिक पंचाट जब असफल हो जाता है तो ये लेकर के आते सांप्रदायिक पंचाट एवं पूर्ण समझौता भी हो जाएगा। अब देखिए सांप्रदायिक अनिर्णित घोषित किया गया। रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है इसकी घोषणा करी और 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया। ठीक है। और उसके बाद जो है मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट ने जो सांप्रदायिक पंचाट पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित की थी उसका दिखाइए। तो उसमें आपका मुसलमान, सिख और अनुसूचित जाति तीनों को तो जो है उन्होंने दे रखा था। ठीक। फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन जो है क्यों किया था? भैया ये किया था कम्युनल अवार्ड के समय। ठीक। उसके बाद जो है 1932 में महात्मा गांधी ने जो मरने के उपरांत उपवास प्रधानता इसलिए किया क्योंकि जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक जो अधिनिर्णय था, ठीक है, इसकी घोषणा करी थी। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दे दी गई? 3 को दे दी गई आरक्षित सीटें। ठीक। जो भी आरक्षित सीटें थी लगभग क्रमशः 71 और 147 ये दे दी गई थी। पूना समझौता का उद्देश्य क्या? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। पूना प्रोजेक्ट के कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य से वाराणसी के उद्देश्य धराशाही कर दिया और उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सीट आरक्षण वर्ग जो मार्ग था वो प्रशस्त हो गया। तो A तथा R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या करता है। BR अम्बेडकर व गांधी जी के बीच समझौता हुआ था। कौन सा? पूना समझौता हुआ था। यरवदा जेल में हुआ था। क्या हुआ था? यरवदा जेल में हुआ था यह समझौता। तो इसको भी आपको याद रखना है। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं। ठीक। ये किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। जब ये समझौता करके वापस आ रहे थे तब गांधी जी जब पूना समझौता तो उसको वापस करके जब आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जी ने कहा कि भाई महात्मा गांधी जो क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं और लेकिन स्वर जो है लेकिन स्तर उनका नहीं। जैसे नहीं होता कि किसी के पास गाला ही ना हो और उसको गाने के लिए कह दिया जाए, ऐसा मतलब हम नहीं कह रहे, ऐसा मानते थे अम्बेडकर जी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे कौन कौन लोग किए थे? भैया ये देखिए कई दफा ये प्रश्न आया है। सांप्रदायिक विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 दिसंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। ठीक। और इस पर जो हस्ताक्षर किया था वो जो भीमराव अम्बेडकर ही किए थे इस पूना पैक्ट पर। ठीक है। क्योंकि वो ही जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। बात क्लियर है। तो इस समय गांधी जी के समर्थकों अम्बेडकर के हस्ताक्षर लिए गए थे और गांधी जी
ने इस पर स्वयं हस्ताक्षर नहीं किया था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात सांप्रदायिक संपादित किया गया क्या? पूना समझौता। ठीक। उसके बाद बी आर अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचार्य था। एम के गांधी ने 1932 में ऐतिहासिक पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो वो बी आर अम्बेडकर थे, मदन मोहन मालवीय थे और सी राजगोपालाचार्य थे। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है किसने करी थी? ये कराई थी जैसे घनश्याम दास बिड़ला ने। किसने? घनश्याम दास बिड़ला ने। फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं। ठीक। तो जैसे ऑल इंडिया अनचैरिटेबिलिटी लीग, बाद में जिसको बदल करके इंडिया, जैसे ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदल करके हरिजन सेवक संघ हुआ, उसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो था जी.डी. बिड़ला। कौन थे? जी.डी. बिड़ला थे। ठीक। अब दलित वर्ग संघ का स्थापित किस द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक। जो दलित वर्ग है उसका, जो दलित वर्गों का जो संघ था उसका, जो यहीं से फिर जो चाइना था उसका कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। जो अंग्रेज थे जो बांटना चाहते थे उनका भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो यहाँ से सारी चीज़ें थोड़ी सी। उसका कांग्रेस समाजवादी पार्टी पढ़ लेते हैं। 1934 में इसका भी गठन हुआ था, तो इसके विषय में जान लेते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो है वो 1934 में हुई थी। M.N. राय, गणेश शंकर विद्यार्थी, ये लोग जो है, पट्टाभी सिद्धरामैया, आचार्य नरेंद्र देव, कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे। ठीक है। अब जैसे 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजन था। कौन था भैया? तो ये थे जो है जयप्रकाश नारायण जी। कौन थे? जैसे नहीं होता है कि जैसे पूछ लिया सीधे सीधे कि भाई 1934 में अखिल भारतीय जो राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी, तो जयप्रकाश नारायण थे। उसके बाद जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के कारण। ठीक। बात क्लियर है? तो ये आगे चल करके फिर अच्छा कुछ करेगी भी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण। लेखनामा जो लेखक, जो लोकनायक हैं, लोकनायक कौन है? जेपी हैं, जयप्रकाश नारायण। और फिर जैसे आपसे जयप्रकाश दिवस पूछता है तो बताइए अप्रैल 1966 में। श्री नरसिंह नारायण आए थे। फिर आगे चल के सभी कथन क्या है? 1936 में सिर्फ संघर्ष, और फिर उसके बाद प्रथम प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी पार्टी के आदर्श जो है वो सारी चीज़ें आई। लेकिन आगे चल के फिर जो है जब लोग अपना उसमें समझौते के लिए प्रयास करें तो जो समझौता हुआ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें खामियां भी थी जो आगे चल के हमें आपको दिखेंगी, तो हमें पछतावा भी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल 1937 की बात हो रही है। देखिए 1937 इसलिए हम पहुंच गए, बीच में कुछ हमने आपको पढ़ा भी रखा है। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा साइड रखिएगा। अब इसको सुनिएगा। देखिए प्रांतीय जो चुनाव है उसमें क्या है, कैसे, वो सारे प्रश्न हम आपके बीच डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रांतीय चुनाव पे आ जाते हैं। ये यहीं से ऐसा कह सकते हैं कि आज़ादी का जो था वो एक माहौल शुरू होगा। हिसाब यहाँ से जो है सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग लोग करने का प्रयास करेंगे। 1937 में जो संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत कहाँ नहीं मिला था, तो वो नहीं मिला था पंजाब में। प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, 1935 का जो आप ये कह सकते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, क्या भारत शासन अधिनियम 1935 जो था वो आधा संविधान, अभी जो वर्तमान का आप देख रहे हैं आधा संविधान तो वही था। समझ रहे हैं?
उसके बाद जैसे 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में मद्रास, बिहार, उड़ीसा, बंगाल राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था। कहाँ पे? तो बंगाल में। एक तो पंजाब में नहीं उनको मिला था पूर्ण बहुमत, और दूसरा बंगाल में नहीं मिला था। ठीक है, वहीं स्वराज पार्टी अपना रोल अदा करती है, स्वराज पार्टी को वहाँ ठीक ठाक बहुमत मिला था। ठीक है, और जैसे अभी हम यहाँ डिस्कस कर देंगे ना कहाँ कहाँ नहीं मिला था। असम में भी ना इनको वो पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं था। तो एक तो पंजाब, अगर कभी आपसे कोई पूछे कि भाई कहाँ कहाँ जो है कांग्रेस ने, पंजाब में नहीं मिला था, बंगाल में नहीं मिला था। ठीक है, और उसके बाद आपका असम में नहीं मिला था। ठीक है, ये तो तीन मैं ऐसे बता रहा हूँ। 5 प्रांत कुल थे, जैसे 5 प्रांत कुल थे जहाँ पे मतलब ये था कि साहब इनको जो है 5 या 6 प्रांत जिनको बहुमत मिला था, बाकी और जगह तो नहीं मिला था। तो 1937 के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी, बाकी और जगह कहीं पे अपना जो है इधर उधर करके बना लिए थे। 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मंत्रिमंडल बना था मध्य प्रांत और उड़ीसा में। देखिए यहाँ 5 है, अगर कहीं आपको 6 दिखता है और 5 ऑप्शन है तो आप 6 मार दीजिएगा। ठीक है, वह प्रांत जहाँ 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार बनाई, तो बिहार में, मद्रास में, उड़ीसा में यहाँ अपनी सरकार बनाई थी। पंजाब में जो है मंत्रिमंडल था कांग्रेस का वो नहीं गठित हुआ था, ये हमने बता दिया आपको कि पंजाब में नहीं हुआ था, बंगाल में और असम में। 1937 चुनाव में कांग्रेस मंत्रिमंडल बना था तो 6 प्रांतों में। कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में बना था सर। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस मंत्रिमंडल जो कार्यकाल था वो कितना था? 28 माह का था। कितना था? 28 माह का था। मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस मनाया था वो 1939 में मनाया था। ठीक है, और कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की जो नीति अपनाई थी वो थी कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। 1937 में चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग जो था वो किसको सौंपा गया था? तो वो था रफ़ी अहमद किदवई। ये किदवई साहब जो है, ये प्रश्न आया था यूपी के एग्जाम में कि ये थे कहाँ के? तो ये भैया कानपुर के थे, और यहीं पे किदवई नगर इनके नाम पे ही रखा गया है। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायत से संबंधित रिपोर्ट का सही कानून क्या है? तो भैया पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड लेते हैं। यहाँ पे हम त्रिपुरी संकट की बात करते हैं जिसमें जो है सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देंगे 1939 में। लेकिन 1938 में मैं कहाँ सुनाता हूँ 1938 की जो कहानी है, इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। अभी हम लोग इसको डिस्कस ही करेंगे, ऐसा नहीं कि डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक कहानी समझ लीजिए आप। इस कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं सर। कांग्रेस के अध्यक्ष जब बनते हैं ये, तो उसके बाद जैसे अपना अच्छा काम करते हैं और आगे चल करके फिर हरिपुरा अधिवेशन के, जैसे पूछा जाए कि भाई किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में थे, वहाँ के अध्यक्ष बनते हैं। और 1939 में, कब? 1939 में जो है फिर ये चुनाव लड़ते हैं, और उसके अब जो सामने होते हैं उनके सामने होते हैं पट्टाभी सीतारामैया, जो कि कांग्रेस और मतलब ये कह सकते हैं गांधी जी के समर्थित प्रत्याशी थे, उनको हरा देते हैं। और आगे चलकर फिर 1939 में जब कार्यकारिणी गठित नहीं हो पाती है तो फिर इनको इस्तीफा देना पड़ता है। ये इस्तीफा देते हैं और आगे चलकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में। ये पूरी कहानी थी। प्रश्न क्या है ये समझ लीजिए आप। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित थे? तो सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस या एस.सी. बोस ने। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह कहाँ स्थित है? वह है गुजरात में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। त्रिपुरी है कहाँ पे? तो ये भैया जबलपुर में है। जबलपुर तो मध्य प्रदेश, तो मतलब गुजरात मध्य प्रदेश का पुराना संबंध रहा है ना। जैसे अगर पूछे आपसे हरिपुरा कहाँ है, तो गुजरात में है। त्रिपुरी कहाँ है? तो जबलपुर में, मध्य प्रदेश में है। सुभाष चंद्र बोस के दूसरी बार अध्यक्ष कब चुने गए? त्रिपुरी अधिवेशन में चुने गए 1939 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था, तो वह त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी संकट भी कहा जाएगा जब ये इस्तीफा देंगे। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे राजेंद्र प्रसाद उस समय के लिए। ठीक है, और कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समझ झगड़ा किस
पर केंद्रित था, तो कांग्रेस कार्य समिति के गठन को लेकर के, और इसी को लेकर के जो है ये इस्तीफा देते हैं अप्रैल में, 29 अप्रैल को इस्तीफा देते हैं और 3 मई को जो है अपना ये मतलब 29 मार्च या 29 अप्रैल ऐसे कुछ है, तो इसमें इस्तीफा देते हैं और ये जो नई पार्टी अपनी बनाते हैं, राजनीतिक पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक, उसकी स्थापना करते हैं। वह भारतीय राष्ट्र थी जिसने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ही ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता। तो ये कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। सुभाष चंद्र बोस के विषय में ऐसा माना जाता है कि वह जर्मनी ब्रिटेन का युद्ध था उसको अपने फेवर में लेकर के आए थे। देशी रियासतों के विषय में क्या भी है देशी रियासतों के विषय में जो है ऐसे जो बटलर कमेटी बनी थी 1927 में, इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार था देशी राज्यों के मध्य जो संबंध है वो सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 में हुआ था। 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जो है ये अलग से पार्टी बनी थी, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। वह भारतीय संघ के रजवाड़ों का विलय आधिकारिक हुआ कब? 1947 में। राज्यों का विलयीकरण जिसके नेतृत्व में हुआ कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी जिन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया वो तो एक थी जूनागढ़, एक थी हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर थी। ठीक है, जनमत संग्रह के आधार पर और पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो है इन सबको मिला लिया गया। तो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? तो वो बना 26 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, जनमत जो यहाँ पे विलय के माध्यम से बना था। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश सरकार के पंजाब, असम, बंगाल तथा बिहार से वह प्रांत जिसने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना सामने रखी थी वो था पंजाब। ठीक है, पंजाब चाहता था कि वह स्वतंत्र रहे। देशी राज्यों से यथावत स्टैंड स्टील समझौते का पक्षधर कौन था? ये हैदराबाद था कि जैसे हम वैसे बने रहे। भाई इसके जस्ट बाद देखिए 39 हम लोग पढ़ रहे थे तो देशी रियासतों के समय पढ़ना पड़ गया बीच में। उसका बाद था द्वितीय विश्व युद्ध आता है 1939 में, 1939 लेकर के 45 तक चले गए। तो इसमें क्या प्रश्न बने हैं ये देख लेते हैं। पहला तो यह है द्वितीय विश्व युद्ध उस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। कथन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। दोनों असत्य है। ठीक है, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज के दोनों असत्य है। यह स्वराज द्वितीय विश्व राष्ट्रीय कांग्रेस के अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया बिल्कुल गलत बात नहीं किया था और ये तो गलत ऑटोमेटिक हो गया। 1939 सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल में त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, इस्तीफा दिया था 1939, ये भी बात बिल्कुल सही है। और कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया गया। बिल्कुल दोनों बात सही है। ठीक है, द्वितीय महायुद्ध समाप्त कब हुआ? 1945 में। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन प्रधानमंत्री थे? विंस्टन चर्चिल जो है ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? पाकिस्तान की मांग। भैया अब नई मांग इनके आज़ादी की तरफ भारत अग्रसर होगा तो ये मांग नहीं अपनी शुरू करेंगे। पाकिस्तान की मांग। भारतीय मुसलमानों ने पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया और सबसे पहले ये किसने किया था? चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार किसने दिए थे? सर मोहम्मद इकबाल ने। सर मोहम्मद इकबाल। सर्वप्रथम भारत में पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव मोहम्मद इकबाल ने रखा था और पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, मुस्लिम राज्य की मांग इकबाल रखेंगे। पाकिस्तान शब्द कौन गढ़ेगा? रहमत अली गढ़ेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। बिल्कुल पता नहीं सही कहा था गलत कहा था मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे नज़र में जो गलत ही था। कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, व्यक्त किसने किया था? सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही कथन क्या है कि वे 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे और उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और सहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक है, ये गांधी जी के विरोधी के रूप में भी माने जाते हैं। मुस्लिमों के लिए पृथक देश की प्रथम बार जो अनिश्चित अभिव्यक्ति हुई थी वो 1930 में मुस्लिम लीग इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव जो था वो पारित किया गया था 1940 में। अब इसी में व्यक्ति का सत्याग्रह आंदोलन भी होगा। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन
का प्रस्ताव रखा वो खालिकुज्जमा ने। किसने? खालिकुज्जमा ने जो है ये मुस्लिम लीग के अधिवेशन में प्रस्ताव रखा था पाकिस्तान का 1940 में। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, कौन था? लाहौर में हुआ था। ठीक है। उसके बाद मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने अधिवेशन में किया था लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में। वो थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया, तो वो था 23 मार्च 1943। क्या था? 23 मार्च 1943 को जो है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस की मांग की थी। ठीक है। मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। मामला क्लियर है। व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने 1940 में चलाया था, और व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना किसने? गांधी जी ने पहला सत्याग्रही चुना विनोबा भावे को, और दूसरे सत्याग्रही जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो है ये महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्रिप्स मिशन आ गया भारत। अब क्रिप्स मिशन का भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा, और इसी क्रम में फिर आगे क्रिप्स मिशन कब आया था? तो भाई हमने बताया था ना कि ये जो है क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। साइमन कमीशन आया था, उसका क्रिप्स मिशन आएगा, फिर ये सारी प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी। ठीक है। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, और जैसे क्या उद्देश्य लेकर के आया था, क्या सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। ब्रिटेन सरकार ने प्रस्तावों के प्रारूप घोषणा को सर स्टैफोर्ड के सुलाए थे। इसमें सम्मिलित था भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए थी। सभी प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। कोई भी प्रांत भारतीय राज्य भारतीय संघ से बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। यही तो गलत था। भारत का संविधान भारत का जनता द्वारा निर्मित किया जाए। बात इतनी सी थी। इसमें ये लेकर के आए थे। ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन महत्वपूर्ण पहलू था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना, उसे डोमिनियन पद प्रदान करना जो है ये महत्वपूर्ण पहलू था। ये युद्ध समाप्त होने के बाद डोमिनियन दर्जा संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है। क्रिप्स मिशन के संबंध में सही है, लेकिन बस इसी में विरोध था कि भाई हमारा राज्य जब आप आज़ाद करेंगे तो बाहर क्यों रहेगा किसी के साथ। वह जिनकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव टूटते हुए बैंक के नाम का एक उत्तर दिनांकित चेक है, तो वो किसने कहा था? पोस्ट डेटेड चेक अपॉन क्रैशिंग बैंक। तो ये महात्मा गांधी का जो है। ठीक है। वह प्रधानमंत्री जिसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा तो वो था वेस्टर्न चर्चिल। और क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? लिनलिथगो ने कहा था। इस साले ने कहा था कि जो गांधी जी का आंदोलन है वो बिल्कुल राजनीतिक फिरौती है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। 1942 में सबसे कम उम्र में जो मौलाना आज़ाद हैं, सबसे कम उम्र में चुने की जगह कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। कहाँ पे? वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल था। कौन था? लॉर्ड वेवेल था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 9 अगस्त को 1942 को आरंभ हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक से। देखो भारत छोड़ो जो आंदोलन है इसकी रूपरेखा 7 तारीख को मीटिंग हुई थी। 7 और 8 2 दिन मीटिंग हुई। 2 दिन के बाद 9 को जो निर्णय लिया गया शुरू इधर से होगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई जिस मैदान में पारित हुआ वो क्या था? ग्वालियर टैंक, मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता के प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करके करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। यह भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। और यह भी बहुत सारे नारे दिए गए थे, या तो हमें आज़ादी दो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो। गांधी जी ने है ना यहाँ पर नारा दिया था, करो या मरो संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया 1942 में। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया क्रिप्स मिशन प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में। ठीक। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में क्या सत्य है? तो भैया सत्य यही है कि यह आंदोलन जो है स्वतः प्रवर्तित था। इसे सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था। और हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एवं यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पंजाब में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थक
नहीं था, सभी पार्टियों ने जो है समर्थन किया था इसका। ठीक है, हिंदू महासभा ने भी किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी किया था, और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब में भी ये हुआ था। A.K. आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू में से 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था किसने? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, 1942 में जो कांग्रेस का अधिवेशन था भारत छोड़ो प्रस्ताव, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो प्रस्ताव लाया, वो किए थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख जो है महात्मा गांधी ने ये बनाया था, और कांग्रेस 6 वर्ष तक अध्यक्ष जो है अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहे हैं, अभी एक वीडियो इसके बाद जस्ट डालेंगे। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन पे उस पर डिस्कस करेंगे दोस्त। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।